नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है अपना पहला जो प्री बोर्ड था उसका आधा भाग मैंने आपको बता दिया था, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन जो थे वो अपन ने कर लिए थे। आज अपन जिसकी बात करेंगे वो दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करने वाले हैं। और प्री बोर्ड रहेगा ये अपना कक्षा 10 का है, हिंदी अनिवार्य का है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। देखिए हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न रहता है खंड ब की यहाँ पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 16वां तक जो प्रश्न है वो इसमें आएगा। और उत्तर सीमा जो है आपको लगभग इसकी ध्यान में रखनी है, वो है 40 शब्द। 40 शब्दों का मतलब हो गया कि 5-6 लाइनें आपकी इसमें होनी चाहिए। चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा कहानी में निहित संदेश, देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में आपको लिखना है। नेताजी का जो चश्मा पाठ है उसमें जो देशभक्ति का संदेश दिया गया है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। 40 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा देखिए कौन सा रहेगा कि कहानी में निहित जो संदेश है ये है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए आपको फौजी होना या बलवान होना जरूरी नहीं है। हर देशवासी अपनी सोच सामर्थ्य के आधार पर देश के लिए त्याग कर सकता है। देश से प्रेम करना तथा देशभक्तों का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या कारण था कि भगत की जो पुत्र वधू थी, जो बेटे की जो पत्नी थी, वो बेटे की मृत्यु के बाद में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, ऐसा क्या कारण था। तो चलिए इसका राइट आंसर रहेगा कि भगत की जो पुत्र वधू थी ये भली बात जानती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद में अब वे अकेले रह गए हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला यानी सेवा करने वाला, बीमार होने पे दवाई देने वाला कोई नहीं है। अब वे वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वे अब अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए सेवा भाव से पूरित होकर वह अपना शेष जो वैधव्य यानी विधवा का जो जीवन था वो उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के चरणों की छाया में बिताना चाहती थी। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लेखक को नवाब साहब का कौन सा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा था। कौन सा भाव परिवर्तन ये नवाब साहब का जो था लेखक को कौन सा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा था। तो चलिए इसका राइट आंसर है कि नवाब साहब ने लेखक से पहले तो बेगानेपन का व्यवहार किया और बाद में लेखक से बातचीत करते हुए सहसा अचानक से उससे खीरा खाने के लिए कहा कि भी आप खीरा फरमाएंगे। तो लेखक को उनका ये जो भाव परिवर्तन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मनु भंडारी का अपने पिता से वैचारिक टकराव को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि किस प्रकार विचारों का जो टकराव था वो लेखिका यानी मनु भंडारी और उनके पिता के बीच में था। तो चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा कि लेखिका के पिताजी का स्वभाव जो था वो क्रोधी था, सक्की वे स्वभाव के थे और अहमवादी थे, अपने आप पे घमंड ज्यादा करते थे। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, क्योंकि जब भी घर में जो सभाएं वगैरह होती थी उनमें हिस्सा लेने के लिए बोलते थे उनको, लेकिन वे उसे घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन लेखिका को पिता की यह जो स्वीकार बिल्कुल भी, लेखिका को जो अपने पिता की जो बातें थी वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी और वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। और लेखिका ने पिता की इच्छा के विरुद्ध जो है वो विवाह भी किया था। इससे लेखिका की उनकी वैचारिक टकराहट थी, तो विवाह वाली बात नहीं आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किस किस से की है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है वो गोपियों ने, देखो उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की है और जल में पड़ी हुई तेल के घड़े से भी की है। क्योंकि जल में रहकर जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है वो प्रभावित नहीं हो पाता, उसी प्रकार तेल का घड़ा जो है वो भी पानी में डूबा रहने पर उस पर भी जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार उद्धव भी वैसा ही है जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम बंधन में नहीं बंधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहे कि परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या जवाब दिया और क्यों दिया। देखिए सवाल को दोबारा से देखिए, परशुराम ने राम ने जो विनयपूर्ण बातें की, पाठ के शुरू में आया है विनयपूर्ण बातें की, उनका जवाब क्या दिया और क्यों दिया। तो देखिए परशुराम ने राम की जो विनयपूर्ण बातें थी उनका जवाब जो था वो क्रोध युक्त होकर दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम सेवक हो, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करता है और शत्रु जैसा जो कार्य करता है वो लड़ाई मोल लेता है। ये बात किसने कही थी? परशुराम ने कही थी प्रभु श्री राम को। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे जो आत्मकथ्य जो कविता है
उससे ये लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की ये कविता है। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा कि कवि इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने कहने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कहानी व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति होती है। इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ भी लिखना अनावश्यक होगा, और वैसे ही उसका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सफल नहीं रह पाएगा। तो भाई अगर वो पूरी बातें किसी दूसरे को बता देगा तो उसका दाम्पत्य जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो उन बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और क्यों करता है। ये दंतुरित जो मुस्कान है उसमें कवि किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर है कवि जो है वो अपनी शिशु की माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और उस बच्चे के प्रति भी। तो देखो, क्योंकि कवि अपने प्रवास में बहुत दिनों तक घर से बाहर रहा था और जब वह लौट कर आता है तो उसे शिशु को वो पहचान नहीं पाता है, और माँ ने ही उस बच्चे की पहचान जो है अपने जो उसके पिता थे उससे करवाई थी, और वही उसकी दंतुरित मुस्कान जो था वो तभी देख पाया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, गंतोक जो था वो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाता है, क्योंकि देखो इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अनेक असुविधाओं के बीच में वे अपना जीवन बादशाहों के समान बिल्कुल मस्त अंदाज में बिताते हैं, और ज़रा भी उनमें हीनता या गरीबी की भावना नहीं है। उन्होंने गंतोक को कड़ी मेहनत से जो है वो सुंदर भी बनाया है, इसलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता है, बदहवासी दिखाई देती है, हड़बड़ाहट दिखाई देती है, उसमें सरकारी तंत्र की जो स्वाभिमान से रहित गुलामी, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक होती है कि दूसरों का गुलाम रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों की बातें स्वीकार करना, मानसिकता का बोध कराता है। उससे पता चलता है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था, आज़ाद होने के बाद भी, आज हम स्वतंत्र हैं उसके बाद भी हम उनके गुलाम हैं। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाक से चिंतित हैं, जिसने न जाने कितने ही कहर डाए हैं, कितने बेगुनाहों को उन्होंने मारा था। उनके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, याद रहेगा, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा टिक लगा लो, आएगा जरूर आएगा कि माता का अंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारियां मिलती हैं। छपेगा, बिल्कुल छपेगा, पेपर में 100% आएगा कि माता का अंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारियों का पता चलता है। तो देखिए, माता का अंचल जो पाठ है वो जो है बच्चे का अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते। देखो, बच्चों की एक विशेषता होती है कि चाहे मन में बच्चे चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, किसी भी बात को जो है अपने दिल पे नहीं लेते। वे यदि दुखी होते भी हैं तो उसे रोककर चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं, और प्रसन्न होने पर उसे हंसी खुशी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसीलिए सिसकते एकदम हंस पड़ा था, और खेलने में तल्लीन रहना उनके लिए स्वाभाविक होता है, और उनके सामने कोई रुचिकर प्रसंग आने पर अपने तनाव दुख को भूलकर वे हंसने खेलने भी लग जाते हैं। ठीक है, सारा समझ में आया होगा। माता के अंचल में भोलानाथ के में जो था ये सारे गुण अपन ने देखे हैं, आएगा जरूर। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र का जीवन व कृतित्व का परिचय आपको देना है। दोनों का मैं यहाँ पे दूंगा, यतीन्द्र का भी पूछा है, मनु भंडारी का भी पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र की। तो देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो होता है सन 1977 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में, लखनऊ। देखो, ये ध्यान में रखना कि उत्तर प्रदेश वाले कितने, उनकी सारणी बना के रखनी है आपको अलग से। मैं भी यहाँ पे एक क्लास लेके उसमें पूरा बता दूंगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में MA की डिग्री इन्होंने प्राप्त की, और वे आजकल अर्धवार्षिक जो एक पत्रिका है जिसका नाम है साहित्य, उसका संपादन कार्य कर रहे हैं। इनके 3 काव्य जो हैं वो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे एक है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, और ड्योढ़ी पर आलाप। ये 3 जो काव्य संग्रह हैं वो प्रकाशित भी हो गए हैं। इनके अलावा गिरिजा देवी है, शास्त्रीय गायिका के जीवन व संगीत साधना पर गिरिजा पुस्तक भी लिखी है।
कविता, संगीत, अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में इनकी गहरी रुचि रही है। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता सम्मान तथा ऋतुराज सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साहित्यिक कलाओं के संवर्धन तथा अनुशीलन हेतु सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का वर्तमान में वे संचालन भी कर रहे हैं, याद रहेगा। चलिए अगला है मनु भंडारी। तो मनु भंडारी के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए मनु भंडारी का जो जन्म है वो 1931 को होता है। भानपुरा गांव है, मध्य प्रदेश में है। उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो राजस्थान के अजमेर शहर में होती है और हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका। रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई जो अनुभूतियां हैं उनको इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। कहानियां हैं, उपन्यास हैं, फिल्म कथा है, सभी में उनकी भाषा की जो सादगी है, प्रामाणिकता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक प्लेट सैलाब में हार गई, त्रिशंकु ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। आपका बंटी, महाभोज ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा एक कहानी यह भी, ये इनका आत्मकथ्य है जो अपने पाठ्य पुस्तक में आया है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भी इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापन के पश्चात आजकल वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रही है। ठीक है, वर्तमान में जिंदा है, भी मृत्यु नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा नागार्जुन का जीवन परिचय और सूर्यकांत त्रिपाठी का। तो नागार्जुन का देख लेते हैं। सबसे पहले कवि नागार्जुन का जन्म जो है, देखिए दो जो आए थे वो गद्य भाग से आए थे और यहाँ पर दो जो दिए गए हैं लास्ट वाले वो आए हैं अपने पद्य भाग से। तो नागार्जुन की बात अपन करते हैं कि नागार्जुन का जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के सतलका नाम गांव में 1911 ईस्वी को होता है। मूल नाम की बात करें तो वैद्यनाथ मिश्र है। छोटे वाला क्वेश्चन बनता है। ये आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में प्रखर व्यंग्य भी है तथा लोकहित के प्रति रुझान भी है। शासन तंत्र की विसंगतियां हैं, लोगों के अवसरवादी चेहरे हैं तथा राजनीति की स्वार्थ भावना को लक्ष्य करके इन्होंने काफ़ी तीखे व्यंग्य किए हैं। व्यंग्य यानी जली कटी बातें कही है इन्होंने। नागार्जुन की कविताओं में आपको भावुकता मिलेगी, कल्पना से अलग हटकर यथार्थ जो दृष्टिकोण है वो आपको देखने को मिलेगा। इनकी साहित्यिक रचनाओं की अगर बात करें तो जैसे युगधारा है, प्यासी पथराई आंखें हैं, सतरंगे पंखों वाली है, तुमने कहा था ये भी है, तालाब की मछलियां हैं आदि प्रमुख काव्य करते हैं। किताब में और भी बहुत सारी दी गई हैं, वो भी आप देख लेना। बलच नमा, रति नाथ की चाची, कुंभी पाक, वरुण के बेटे आदि इनके प्रमुख उपन्यास भी हैं। और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो माने जाते हैं नागार्जुन है और इन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था, आपको पता हो तो। इनका देहांत जो है 1998 ईस्वी को हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बचे हैं, उनका परिचय अपन और देखते हैं। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है उनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल गांव में सन 1899 ईस्वी को होता है। वे मूलतः गढ़ाकोटा जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाते हैं और निराला की औपचारिक जो शिक्षा है वो कक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। औपचारिक का मतलब विद्यालय जाके उन्होंने जो पढ़ाई की वो 9वीं तक की थी और घर पे रह के अध्ययन किया तो संस्कृत है, बांग्ला है, अंग्रेजी है आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप अभी स्कूल जाते हो, कितनी भाषाएं आपको आती हैं खुद सोच के बताइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि कितनी भाषाएं आपको आती हैं। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं से विशेष रूप से प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन जो था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था, मैंने बहुत बार आपको बताया है। साहित्य के जीवन में भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। वे छायावादी तथा प्रगतिवादी कवि तथा मुक्त छंद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1961 ईस्वी में इस महान विभूति का जो है देहांत हो जाता है। और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुता है, नए पत्ते हैं। इनके अलावा उन्होंने उपन्यास हैं, कहानियां हैं, आलोचना है, निबंध है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। ठीक है, कभी विस्तार से अपन आराम से पढ़ेंगे। चलिए आपको मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और देना चाहूँगा कि हर दिन आपको जो है 10-10 प्रश्न जो है कक्षा 12 के और कक्षा 10 के दोनों क्लासों के 10-10 जो प्रश्न हैं वो आपको हर रोज़ मिलेंगे। सॉल्यूशन भी यहीं पर होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की सीरीज अपन यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।